Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss about a beautiful judgment which came on 11th August 2020 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि daughters have equal birth right to inherit property. तो in this video we will talk about the different types of act जो कि पहले से आया गया है जिसमें amendment किया गया और फाइनली जो जजमेंट आया है उसमें बेटियों को समान अधिकार दिया गया है। कोई भी कंडीशंस लागू नहीं होता, विदाउट एनी कंडीशंस, नो कंडीशंस अप्लाई। तो आई टॉक्ड अबाउट इट जब मैंने आपको जेंडर इनइक्वालिटीज की बात की थी, जब आप मेरे 10th के सिविक्स के लेक्चर में जाओगे तो आई हैव टॉक्ड अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गर्ल्स के साथ इतना जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो तभी खत्म होगा जब गर्ल के पास कुछ अधिकार आएगा, कुछ पावर आएगा। तो ये उसी की बात ये करता है। तो सी, now beautiful judgment has come and we will talk about it. First we will see कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने क्या क्या बातें बताई, उनके साथ और भी बेंच में लोग थे, उनके बारे में बातें करेंगे। व्हाट ही हैज टोल्ड दैट डॉटर हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट हैज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रूल सुप्रीम कोर्ट। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स कि ये पीछे से जो टाइम एक बॉन्डिंग होता है उसके पीछे से ये लागू होगा। So I will talk about it more about it. So first try to understand and start the video. The top court said the judgment applied irrespective of when she was born. The two things is there, and if her father was alive or not at the time of amendment. तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वन अमेंडमेंट वाज मेड इन 2005 जहां पर कि एक कंडीशंस अप्लाई, स्टार मार्क था। कंडीशंस क्या अप्लाई था कि फादर उस टाइम, मैं आपको इसके बारे में और भी बातें करूंगा कि फादर उस टाइम पे जिंदा होने चाहिए या बेटी उससे पहले बॉर्न होनी चाहिए। तो अब जो ये नया आया है जजमेंट, इसके अंदर कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं है और हर प्रॉपर्टी पर बेटियों का भी अधिकार है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ बातों को कोट किया है, डेट आई विल कोट नाउ। सो ऑन 11th August 2020 Supreme Court has ruled that a daughter can claim equal share in parental property irrespective of when she was born and if her father was alive or not at the time of 2005 amendment to the Hindu Succession Act. तो when I will talk more about you will understand everything. तो उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट रखा है इन चीज़ों को समझें। वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, सन इज ए सन टिल ही इज मैरिड। इट मीन्स बेटी हमेशा बेटी होती है, चाहे शादी के पहले हो शादी के बाद हो। द डॉटर शैल रिमेन ए को पार्टनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थ्रू आउट लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर हर फादर इज अलाइव और नॉट। को पार्टनर में क्या होता है कि हिंदू धर्म में आपको मालूम है कि एक कर्म पुत्र बोला जाता है, कर्म पुत्र। एंड सेकेंड इज को पार्टनर। को पार्टनर मीन्स हिस्सेदार। इट मीन्स बेटी चाहे शादी के पहले या शादी के बाद, अगर वो ज्वाइंट अभी डिवाइड नहीं हुआ है, अनडिवाइडेड ज्वाइंट फैमिली अगर है, तो जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है उस पर बेटियों का समान अधिकार होता है थ्रू आउट लाइफ, चाहे उसके फादर जिंदा हो या ना हो। मैं इस चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आएगा कि ये बातें क्यों मैं आगे बोल रहा हूँ। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। डॉटर मस्ट बी गिवन इक्वल राइट्स एज सन, डॉटर रिमेन्स अ लविंग डॉटर थ्रू आउट लाइफ। इट मीन्स बेटियाँ प्यारी होती है, बेटियाँ दुलारी होती है अपने माँ बाप की, चाहे कभी भी रहे बेटियाँ हमेशा बेटियाँ होती है। तो नो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज, कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे। तो वन बाय वन आपको मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, तो क्रोनोलॉजी को समझे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितने ह्यूमन के साथ आपको पता है कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कुछ राइट्स नहीं थे, कुछ पावर नहीं था, इसलिए उनके ऊपर सभी डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो व्हाट हैपेंस कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, एक तो क्रिमिनल, सेकेंड इज सिविल। तो फॉर क्रिमिनल लॉज वी नो दैट सीआरपीसी की डिफरेंट डिफरेंट धाराएं हैं जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब पर एक ही नियम कानून होगा। अगर आपने चोरी किया है, डकैती किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, आप पर सभी लॉ समान रूप से आप पे लागू होगा। ये है क्रिमिनल केसेस में, इट्स इन इंडिया, ये वैलिड है इंडिया में। सेकेंड इज सिविल लॉ। सिविल लॉ मीन्स शादियां, डाइवोर्स, एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, जो कि मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं। तो सिविल लॉज के लिए इन इंडिया में अभी तक एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जिसपे कि गवर्नमेंट हैज टोल्ड दैट वी विल टेक दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और बाद में इस पे बातें करेंगे। अब तक तो नहीं है ना। तो सिविल लॉज का मीन्स जो भी सिविल लॉ होते हैं वो अलग अलग रिलीजन बैक्ड होते हैं। हिंदू में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, सिख्स में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है।
तो जो हिंदू के अंदर होते हैं उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट बोला जाता है सिविल लॉज के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हिंदू के अंदर दो लॉ है, एक तो मिताक्षरा, सेकेंड इज दया भागा। दो तरह के लॉ से ये जजमेंट होता है सिविल लॉज। दया भागा के अंदर जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है ये दया भागा में, लेकिन मिताक्षरा के अंदर गर्ल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आई थिंक इट्स अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। हिंदू सिविल लॉज में एक तो मिताक्षरा, सेकेंड इज दया भागा। दया भागा in which importance is given to the girl child, but in mitakshara importance is not given. For a Muslims we have Muslim personal law that is Shariat Act, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने अकॉर्डिंग सिविल लॉज को वो लोग सॉल्व करते हैं। बट इन दिस वीडियो आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द हिंदू एक्ट एंड सेकेंडली मैं सिर्फ गर्ल से रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगा। वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कैसे होता है नहीं होता मैं वो बातें नहीं करूंगा। तो व्हाट हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट कम्स ऑफ 1956, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर 1956 प्रॉपर्टी पर किसी तरह की प्रॉपर्टी, आई विल टॉक अबाउट इट, कि प्रॉपर्टी जो होती है दो तरह की, वन विल बी इन एंसेस्ट्रल और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो कि पैतृक संपत्ति है, एंड सेकेंड विल बी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो बेटियों पर को किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई राइट्स नहीं था। बट व्हाट हैपेंड इन 1956 in India, this was codified the laws relating to succession and inheritance among Hindu, Buddhism, Jain and Sikh। ये चार धर्म में इसको कोडिफाई किया गया और बेटियों को अधिकार दिया गया था किस वाले प्रॉपर्टी पर, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर। आई विल टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सभी बातें कब आती है, कि दिस राइट ऑफ इनहेरिटेंस इट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, चाहे बाप दादा से बाप को, बाप से फिर बेटे को, चाहे तो प्रॉपर्टी का या तो कर्ज का या टाइटल्स का, ये सभी जो इनहेरिटेंस होता है वो दो वे में, वन इज टेस्टेमेंट्री सक्सेशन, सेकेंड इज स्टेट सक्सेशन थ्रू लॉज। तो ये वाला क्या है, विल, जो अगर वसीयत जिसको बोलते हो आप लोग, अगर फादर ने एक वसीयत लिख रखा है कि मैं अपने सारे वसीयत फलाना ठिकाना लोगों को देना चाहता हूं, बेटे को, भतीजे को, जिसको भी, अगर उसने ये लिख दिया है तो ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर इस तरह के अगर केसेस हैं तो ये जितने भी लॉ मैं आगे बताऊंगा, जितने भी नियम, सब फेल है। करेक्ट, अंडरस्टूड। अगर वसीयतनामा लिखकर वो फादर की डेथ हुई है तो ये सभी नियम सभी इनवैलिड है। बट विदाउट विल, अगर उसने मरने से पहले तक उन्होंने विल को नहीं लिखा तब जाकर ये सभी नियम लागू होगा। दिस इज द कंडीशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंडीशन अप्लाई। सो ये सभी बातें जो मैं करूंगा वो बिना वसीयत के लिखे गए प्रॉपर्टी पे करूंगा। अगर उसने वसीयत में लिख दिया है कि मेरी ये प्रॉपर्टी सिर्फ ये दोनों मेरे बेटे को जाने वाला है तो बेटे को ही जाने वाला है, अगर ये सिर्फ मेरी एक बेटी को जाने वाला है सिर्फ बेटी को जाने वाला है, इसमें कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। तो 1956 आई हैव टोल्ड यू कि उससे पहले तक गर्ल चाइल्ड को कोई भी अधिकार नहीं था। बट in 1956 act what has happened, that females were granted ownership of all properties acquired only, not on ancestral property। तो ये समझने की कोशिश करें, एक एक डेवलपमेंट हुआ है। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होगी, वन विल बी एंसेस्ट्रल एंड सेकेंड विल बी एक्वायर्ड। आई टोल्ड यू एंसेस्ट्रल मीन्स पैतृक संपत्ति जो पहले से है, एक्वायर्ड मीन्स जो अपने जीवन काल में उसने एक्वायर किया है। तो बेटियों को एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, ओनरशिप, नोट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऐसा 1956 का जजमेंट था। और ये मिताक्षरा लॉज जो मैंने आपको ऑलरेडी इन सब के बारे में बताया कि मिताक्षरा दया भागा लॉज है, वो हिंदू रिलीजन के अंदर में आता है। तो इन 1956 फीमेल वेयर ग्रांटेड ऑनरशिप ओनली फॉर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं था। फिर क्या होगा, दया याचिका डाली गई बहुत सारे विमेन्स के द्वारा, बहुत सारे गर्ल चाइल्ड के द्वारा। और इन 2005 देयर वाज एन अमेंडमेंट मेड इन 1956 एक्ट। एंड व्हाट वाज द अमेंडमेंट, कि डॉटर हैज इक्वल शेयर इन पेरेंशियल प्रॉपर्टी ऑल्सो। सी, पहले सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर अधिकार था, बाद में पेरेंटल प्रॉपर्टी पर भी अधिकार होने लग गया। बट देयर वाज अनदर कंडीशन अप्लाई जो कि 2008 के जजमेंट में आया था। मैं आपको ये बताऊंगा, बस समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। सो व्हाट हैपेंस कि दिस एक्ट रिवाइज रूल ऑन को पार्सनी प्रॉपर्टी, जो कि मैंने हिस्सेदारी की बात की थी, गिविंग डॉटर ऑफ द डिकीज इक्वल राइट्स विद सन, जो कि बेटे हैं उसके तरफ बेटियों को भी अधिकार होगा पेरेंटल प्रॉपर्टी पर। और कैसे होगा, बाय वर्च्यू ऑफ वर्थ ओनली, अगर वो परिवार में जन्म ली है तो उसका अधिकार है, सिंपल। और एक और इसमें क्या चेंजेस आए थे कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ विल।
जो वसीयत में जैसे वो लोग लिख के जाएंगे वैसा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी डिवाइड होगा, लेकिन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे बेटियों का समान अधिकार है। और अगर उसने वसीयत नहीं लिखा है तो उस केस में एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा बेटियों को। What was the condition? Try to understand. In 2008 judgment, the condition was this was the condition apply. एक डिमार्केशन डेट है सितंबर 9 2005, क्योंकि जजमेंट उस दिन आया था तो उसको प्रोस्पेक्टिवली उसको लागू किया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पीछे से, प्रोस्पेक्टिव मीन्स आगे से। इट मीन्स सितंबर 9 2005, इसको समझें, सितंबर 9 2005 एक डेट है। इस डेट के पहले तक अगर फादर अलाइव हैं या बेटियां उसके पहले तक अगर पैदा हुई है तो ही जाकर उसको वो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा। बट इसके आगे ही ये नियम कानून लागू होने वाले। इसका मतलब हो गया कि अगर सितंबर 9 2005 के बाद अगर फादर उससे पहले ही मर गए, अगर उस डेट के पहले ही मर गए, उसके डेट के बाद तक वो जिंदा नहीं है, तो वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं दिया जाएगा बेटियों को। तो एक डेट याद रखें, दिस सितंबर 9 2005। पिताजी उस डेट के पहले तक जिंदा होने चाहिए, उस डेट के बाद में वो क्या होने चाहिए, अगर वो डेथ कर गए उस डेट के पहले तक, क्योंकि नियम तो उसके बाद लागू हुआ है, तो नियम बाद लागू हुआ तो उस डेट तक वो जिंदा रहने चाहिए और बेटियां भी जन्म ले जानी चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं पहला जो मैंने आपको दिखाऊंगा उसमें बताया है कि वो जन्म के ऊपर डिपेंड करता था कि बेटी कब जन्म लिए और पिताजी कब जिंदा है। तो उस डेट के पहले तक फादर अलाइव होने चाहिए, तब जाकर वो आगे वो नियम लागू होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। बट इन 11th August 2020 decision they have scrapped all the terms and conditions now, irrespective of the born, irrespective of father was alive or not at the time of amendment. That's why I told you कि ये अब फादर उससे पहले जिंदा है या नहीं, बाद में डेथ हुई, पहले डेथ हुई, अगर उसका बॉर्न गर्ल चाइल्ड का बॉर्न पहले हुआ बाद हुआ, ये कोई भी नियम अब लागू नहीं होगा। एंड इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑल्सो, सी हियर। और जितने भी पेंडिंग केसेज उसको 6 मंथ्स के अंदर में डिस्पोज करने के लिए बोला गया है। जितने भी ये सिविल केसेस उस पर याचिका दायर होगी कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं दिया गया है, मुझको नहीं दिया गया है, सबको क्लियर करने के लिए बोला गया है। तो दिस इज द जिस्ट। I think that you understood everything, and that's why in the first lecture I told you in judgment what was written, irrespective of when she was born was September 9 2005, and if her father was alive or not at the time of amendment. I think that everything is clear to you now. So this was the lecture. I think that you will like the lecture, and I think that you have understood the everything. So if you like the lecture, please like the video, subscribe my channel also। मैं इसी तरह से और भी आपको करंट लेक्चर्स लेके आऊँगा। Thanks for listening. Take care of your health and good